एक बार टकैत ने माफ़ी मांगी है क्या कि तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, क्षमा चाहता हूं? तो फिर किसान बड़ा है या भारत माँ बड़ी है या तिरंगा झंडा बड़ा है? टकैत की पत्नी क्या कहती है? आलू काटते काटते सब्जी काटते, मेरा बात चले मोदी को खंजर मार देंगे, तेरी ऐसी की तैसी मार देंगे कि मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है जो चाइना के बॉर्डर पे जाके 56 इंच की छाती लेके खड़ा हो जाए। तू तो हिंदुस्तानी नहीं है टकैत, तेरी औरत भी हिंदुस्तानी नहीं है। अगर तुम कहते हो उस योद्धे के ऊपर जिसने 370 धारा हटाई, जितने हजारों लाखों जवानों का बदला 370 धारा हटा के ले लिया, और जितने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, तुम तो हिंदू भी नहीं हो। जितने राम जी ने अपने हाथों से कहा, नरेंद्र मोदी मुझे अपने चरणों बिठा, मुझे अपने हाथों से वहाँ पे मैं बैठना चाहता हूँ। तुम तो ना हिंदू हो ना तुम एक भारतीय हो। और तेरी पत्नी ने जो कहा, वीडियो वायरल है, दिखा दीजिए साथ में, कि मैं तो नरेंद्र, मेरा बस चले तो नरेंद्र मोदी को काट दूंगा। अरे नरेंद्र मोदी तक जाने के लिए पहले MS बिट्टा की तरफ आना, फिर नरेंद्र मोदी की जाना। क्या है चावला, आप क्या समझते? मैं जान तो लचर है वो तो ISI का एजेंट है, 2 टके का आदमी है जो अपने गुरुद्वारा साहब को नहीं बचा सका। उसके सामने गुरु नानक देव जी महाराज का ननकाना साहब काफर ने कह दिया मस्जिद बना दूंगा। अरे उल्लू के पट्टे कुत्ते इंसान, तू उस वक्त कहाँ था जब तेरे जहाँ तू गुरुद्वारा की पॉलिटिक्स करता, वहाँ के ग्रंथी साहब की बेटी को उठा के ले गए? उल्लू के पट्टे कुत्ते इंसान, तुम कहाँ था? तू तो काफर है साले। आ हिंदुस्तान में तेरे साले में टुकड़े टुकड़े कर दूं। बिट्टा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज जिस तरीके से किसान आंदोलन में पाकिस्तानी लिंक भी सर सामने आया है, हाफिज सईद का एक करीबी जो खालिस्तान सपोर्टर है, वो कहता है कि मैं ट्रैक्टर मार्च निकालूंगा, मैं जो है सिंध, पेशावर और एक और कोई जगह है वहाँ से मैं और बाघा बॉर्डर तक मैं जाऊंगा। कौन है वो? उसका नाम गोपाल चावला। हाँ, वो चावला के बारे में। क्या है चावला, आप क्या समझते? मैं जान तो लचर है वो तो ISI का एजेंट है, 2 टके का आदमी है जो अपने गुरुद्वारा साहब को नहीं बचा सका। उसके सामने गुरु नानक देव जी महाराज का ननकाना साहब काफर ने कह दिया मस्जिद बना दूंगा। अरे उल्लू के पट्टे कुत्ते इंसान, तू उस वक्त कहाँ था जब तेरे जहाँ तू गुरुद्वारा की पॉलिटिक्स करता, वहाँ के ग्रंथी साहब की बेटी को उठा के ले गए? उल्लू के पट्टे कुत्ते इंसान, तुम कहाँ था? तू तो काफर है साले। आ हिंदुस्तान में तेरे साले में टुकड़े टुकड़े कर दूं। साले पॉलिटिक्स करता, वहाँ के गुरुद्वारों को तो तू बचा नहीं सके। और ये खालिस्तानियों को भी कहना चाहूँगा, ये कहते हम बड़े बहादुर हैं, दिल्ली में आए, झंडे का अपमान कर दिया, कृपाने लगा दी और ट्रैक्टर लगा चढ़ के बच्चों को मार रहे हैं, ठाड़ ठाड़ ठाड़, कोई कृपाने चला रहा है। अरे आप इतने बहादुर हैं, इतने बब्बर शेर हैं, तो जाते पाकिस्तान में उस काफिर को मार के आते जिसने हमारे सिख समाज की ग्रंथी की बेटी को अगवा किया था। आप जाते, गुरु नानक देव जी महाराज के गुरुद्वारा साहब का अपमान किया, मैं इसको मस्जिद मज़ार बना दूंगा, उसको कत्ल करके वहीं मर जाते। आप जाते काबुल के अंदर जहां गुरु ग्रंथ साहब विराजमान थे, और वहां पे आके आतंकवादियों ने 40 के 45 के करीब हमारी माँ, बेटी, बहनें, उनके बच्चों को एक दूसरे के ऊपर तड़पते हुए गोलियों का निशाना बना दिया। आप जाते कश्मीर के अंदर 40 सिखों का कत्लेआम किया, घरों से निकाल करके। बहादुर बने फिरते हैं, कादे बहादुर बने फिरते, बहादुर होते चलते ना वहाँ, मुझे भी ले जाते आत्मघाती दस्ता बन के, मैं भी आपके साथ चले जाता और वहीं मर जाते हम। ये है बहादुरी। दिल्ली में पगड़ी का आप अपमान कर रहे हैं, आपकी पगड़ी की इज्जत कर रहे हैं सारे। नरेंद्र मोदी जी आपकी पगड़ी की इज्जत कर रहे हैं, पुलिस आपकी पगड़ी की इज्जत कर रही है कि ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौम है, हमने ऐसा काम नहीं करना, और आप सिर पे चढ़े जा रहे हैं। अगर इतने ही बहादुर हैं, जाओ ना पाकिस्तान, मार के आओ उन काफरे को, मैं आपके परिवारों को देख लूँगा, करोड़ों रुपए दूंगा आपके परिवारों को। आओ, कितने बहादुर हो। ये कोई बहादुरी नहीं है, कृपाने निकाल के बोले सोने। अरे अगले के पास कुछ है नहीं, तुम कहते हैं बोले सोने। अरे अपमान कर रहे हो सिख कौम का। क्या सिख कौम में ये लिखा है, सिख कौम निहत्थों के लिए, मजलूमों के लिए, बेसहारा के लिए बनी थी, उनकी रक्षा के लिए बनी थी। आप तो गुरु महाराज की मर्यादा के उल्ट जाके हमारी जो पुलिस कांस्टेबल लेडीज थी उनका अपमान किया आपने, उनके ऊपर लाठियां चलाई आपने, लेडी पुलिस के ऊपर लाठियां चलाई। क्या हमारे गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा है? कौन से गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि मजलूमों को मारना, बेसहारों को मारना? लिखा तो बताओ, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी कौन सा तुमने नया कानून बना दिया सिख कौम का? सिख कौम के कानून कह दे गुरु ग्रंथ साहब, वो अलग थे, उनके असूलों पे चलो। ठीक है सर, जब दिल्ली पुलिस ने 308 जो ट्विटर अकाउंट्स थे उस पर छानबीन करना शुरू कर दिया था, जो कि पाकिस्तान से उनका लिंक बताया जा रहा था, तब यहाँ पे बैठे कुछ लोगों ने, यहाँ तक कि जो इस समय किसान नेता हैं, बने हुए हैं किसान नेता योगेंद्र यादव, उन्होंने कहा था कि ये जो देखो हमारी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी भी इन लोगों ने छीन ली, हम ट्विटर से लोगों के ऊपर समाचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी ये लोग निगरानी रख रहे हैं। क्या कहिएगा सर? देखो जी,
राष्ट्र के खिलाफ कोई चले, मैं हूँ या आप हो या कोई हो, जी उसके ऊपर निगरानी रखनी अवश्य जरूरी है। जो राष्ट्र के लिए काम करे उसके लिए कोई नहीं। जो चीज़ें राष्ट्र के, अरे अगर आप योगेंद्र यादव जी और आपके सामने बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले आतंकवादियों के पोस्टर लगे हैं, आपके सामने टुकड़े टुकड़े गैंग बैठा है, आपके सामने जिन लोगों ने नक्सलाइटों का हेल्प किया, उनके साथ खड़े होते, जिन्होंने 70 जवानों को एक ही टाइम पे शहीद कर दिया नक्सलाइटों में, उनकी फोटोएं लगी हैं। तो उस वक्त यादव जी आप कहाँ थे बताइए? आप नेशनलिस्ट हैं तो बताइए ना, आवाज़ दीजिए कि इनके होर्डिंग को हटाइए। क्यों नहीं आपने कहा? उसके ऊपर इनकी कोई जुबान नहीं खुलती। इनकी जुबान अलग अलग चीज़ पे खुलती है। अगर देश के खिलाफ अगर कोई दूसरा देश, दूसरी एजेंसियां को गलत काम कर रही है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसके ऊपर निगाह रखे। और ये फंडिंग कहाँ से आई, ये देखना पड़ेगा फंडिंग कहाँ से आई। मैं किसानों को गलत नहीं कहूँगा, किसान हमारा अन्नदाता है, उन्होंने खून पसीने की कमाई से, गांव से मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने लंगर बनाया, सेवा की, वो एक अलग है। किसान गलत काम नहीं कर सकता, किसान तिरंगे झंडे का अपमान नहीं कर सकता। पर बीच में जो घुस गए उसमें क्या यादव की जिम्मेदारी नहीं थी? मैं भी रैलियां करता था, मैं भी पंजाब से लोग लेके आता था, 2-2 हज़ार बसें लेके आता था मैं। 2000 मतलब 2.5 2-2 1.5 लाख लोग होते थे। अमृतसर से चलते चलते 4 जिप्सियाँ आगे, 4 बीच में, 4 पीछे, वायरलेस सेट हाथ में, और पता होता था कि हमारी बस कहाँ खड़ी है। और धीरे धीरे काफिले पे चलते थे, दिल्ली रैली करते थे और खाना खिला के वापस भेज देते थे। ये हमारी अगुवाई थी। हम अगुवाई ना करते, एक बस जाती शादरा को, एक जाती यमुना पार, एक जाती पीएम हाउस की तरफ, एक जाती वसंत कुंज, तो कौन सी रैली कर लेते? अगुवाई जो कर, कोई कंप्यूटर लैपटॉप नहीं था उस वक्त हमारे पास। मेरे पास इतिहास है, मेरी पुरानी वीडियो निकाल के देखो, लाखों की रैली खुद अगुवाई करता था। तो इतना बड़ा आपने आंदोलन खड़ा कर दिया, विदेशों से भी लोगों ने आके आपका समर्थन कर दिया, अच्छी बात है। पर अगुवाई करने के टाइम पर आप कहाँ थे? कहाँ था टकैत? कहाँ था टकैत? मैं पूछना चाहता हूँ। अगर तू इतना भाषण देता है टकैत, तो तू कहाँ था? तू अगुवाई करना तेरा काम नहीं था? तुम्हें नहीं पता था कि तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है वहाँ पे, उसका अपमान होगा? आज तक तो टकैत ने ये नहीं कहा कि हमारे मातृभूमि के तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी ने कहा किसान बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, या कोई और व्यापारी बड़ा है, या राष्ट्र बड़ा, या तिरंगा झंडा बड़ा? इसका फैसला हम सबको और देश की जनता को करना है। हमने आज नहीं तो कल जाना है। तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे ना रहे। कौन मैं, कौन तू, कौन किसान, कौन जवान? जवान भी अगर रक्षा करता है मातृभूमि की तो तिरंगे झंडे की रक्षा है। जवान अपनी रक्षा करने नहीं जाता। जवान जब घर से निकलता है, मौत का कफन बांध के निकलता है, तो वो मातृभूमि की रक्षा के लिए निकलता है। क्या एमएस बिट्टा जी को ये लगता है कि किसान आंदोलन में अब विदेशी ताकतों के साथ साथ खालिस्तानी लोग भी आके जुड़ चुके हैं? नहीं, किसान आंदोलन में जो किसान सच्चे आंदोलनकारी वो तो ऐसे नहीं है। हाँ। पर उसके बीच को ऐसे लोग घुस चुके हैं। राकेश टिकैत का अगर मैं नाम लूँ तो? हैं? राकेश टिकैत का अगर मैं नाम लूँ तो? नहीं, राकेश टिकैत को मैं देशद्रोही नहीं मैं कह सकता, पर उसको इसलिए मैं जरूर ये कहूँगा कि राकेश टिकैत इसलिए देशद्रोही बनता है कि राकेश टिकैत ने अपनी आंखों के सामने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के तिरंगे झंडे का अपमान होते हुए दिखा। और 26 जनवरी के बाद उसका फर्ज बनना चाहिए था कि लाल किला में आता और सिर झुका के, लेट करके, नाक रगड़ करके उस तिरंगे झंडे के नीचे उस लाल किले में कहता, हे माँ मुझे माफ़ कर दे, हे तिरंगे झंडा जी मुझे माफ़ कर दे। और तिरंगे झंडे को इन्होंने रुलाया, मातृभूमि को रुलाया। इसलिए मातृभूमि और तिरंगे झंडे ने और शहीदों के वो जबात जिनकी शहादतें होगी, उन्होंने तुमको रुलाया। बुरी तरह तुम रोते रहे क्योंकि तुमने तिरंगे झंडे को लहराया। एक बार टिकैत ने माफ़ी मांगी है क्या कि तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, क्षमा चाहता हूँ? तो फिर किसान बड़ा है या भारत माँ बड़ी है या तिरंगा झंडा बड़ा है? जवान कहता मैं बड़ा नहीं हूँ, बंदूक मेरे हाथ में, मेरा तिरंगा झंडा बड़ा है। जब मैं मौत का जाम पीऊँगा मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए, और आखिरी वक्त वो यही कहता है, यार इस तिरंगे झंडे में, आज़ादी के तिरंगे झंडे में, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से तिरंगा झंडा बुना है, ये लेके मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के पास जाना। और ये टिकैत, इसकी गलतियों से तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है। इसने नारा दिया था दिल्ली में गोली चले, गोली खाएंगे, लाठी चलाएंगे। उसका मतलब क्या हो? गोली खाएंगे, गोली चलाएंगे, हालात ऐसे बनाएंगे तब हमारी डिमांड पूरी होगी। तो आग तो टिकैत ने लगाई, ये तो सिख कौम की कंधे पे बंदूक रख के चलाई।
अब सिख कौम का आंदोलन खत्म और टकैत बन गया लीडर। ये किया खालिस्तानियों, ये किया आपने, अपना आंदोलन ही टकैत को आपने दे दिया, ये किया आपने। हद हो गई। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि आपको बोलने के टाइम पे पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। टकैत की पत्नी क्या कहती है, आलू काटते काटते सब्जी काटते, मेरा बात चले मोदी को खंजर मार देंगे, तेरी ही ऐसी की तैसी मार देंगे कि मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है जो चाइना के बॉर्डर पे जाके 56 इंच की छाती लेके खड़ा हो जाता। तू तो हिंदुस्तानी नहीं है टकैत, तेरी औरत भी हिंदुस्तानी नहीं है। अगर तुम कहते हो उस योद्धे के ऊपर जिसने 370 धारा हटाई, जितने हजारों लाखों जवानों का बदला 370 धारा हटा के ले लिया, और जितने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, तुम तो हिंदू भी नहीं हो। जितने राम जी ने अपने हाथों से कहा, नरेंद्र मोदी मुझे अपने चरणों बिठा, मुझे अपने हाथों से वहाँ पे मैं बैठना चाहता हूँ। तुम तो ना हिंदू हो ना तुम एक भारतीय हो। और तेरी पत्नी ने जो कहा, वीडियो वायरल है, दिखा दीजिए साथ में, कि मैं तो नरेंद्र, मेरा बस चले तो नरेंद्र मोदी को काट दूंगा। अरे नरेंद्र मोदी तक जाने के लिए पहले MS बिट्टा की तरफ आना, फिर नरेंद्र मोदी की जाना। पहले बिट्टा की सीना पार होगा, फिर नरेंद्र मोदी के जाते जाते पता नहीं कितने सीने फटेंगे, फिर नरेंद्र मोदी आएगा। अरे आप इतने बड़े किसान आंदोलन के लीडर, इतने बड़े चौटाला टकैत साहब, पहले बाबा टकैत साहब जिनको लोग मानते थे, आज हम भी उनकी पूजा करते हैं, उनके खानदान से, और कैसी गंदी बकवास कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को मैं चाकू से मार दूंगी। अरे ये प्राइम मिनिस्टर वो नहीं है, ये हिंदुस्तान का 21 का भारत है जिसने चाइना के चने चुरा लिए। तू कहाँ से इसको चाकू से मार देगी भी? इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और जिस तरीके से पंजाब के अंदर नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, हाय हाय मोदी, मर गया मोदी। अरे ये हमारा सिख समाज के संस्कार हैं। हमारा सिख समाज का संस्कार जो है वो सेवा है, वो पाठ पूजा है। इनसे तो खालिस्तानियों तो वो गुरुद्वारा साहब, हरमंदिर साहब में जो मछलियाँ हैं ना, जिनको हम प्रसाद खिलाते हैं गुरु महाराज का, उनसे तो वो मछलियाँ अच्छी हैं। 24 घंटे गुरु महाराज का नाम सुनती हैं, और गुरु महाराज ने उनको अपने चरणों में लगा रखा है। कोई गलतियाँ की होंगी उसको, वो तो मेरे चरणों में रहना, रात दिन पाठ सुनती हैं और प्रसाद खाती हैं। तुमसे वो मछलियाँ अच्छी हैं जो हरमंदिर साहब में 24 घंटे गुरु महाराज के चरणों में रहती। तुम तो गुरु महाराज की मर्यादा का अपमान करते हो। आओ बहस करो, मैं तो कहता हूँ चैलेंज है मेरा। आप लाखों, आप हजारों, एक के करके आओ, एक के करके आओ, मैं आपको जवाब दूंगा। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, फिर गोविंद नाम के रहूँ। ये गुरु महाराज की फौजें कहा करती थी। मैं तो एक पापी गुनाहगार सिख हूँ। खालिस्तान के मुद्दे पे बात करूँगा। अगर मैं हार जाऊँ, टुकड़े कर दो। आप हार जाओ तो खालिस्तान की बात ना, खालिस्तान का हुआ। और खालिस्तान का मतलब क्या, लोगों को तो पता चले। लोगों को तो पता नहीं। लोग कहते पता नहीं सारे सिख खालिस्तानी। कोई सिख खालिस्तानी नहीं है, कोई सिख खालिस्तान नहीं चाहता। ये तो 4 फंडिंग वाले लोग हैं जो खालिस्तान चाहते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं। इनको पूछे तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा भाई? जिस बेवकूफ़ ने झंडे का अपमान किया वो तुम्हारा प्रधानमंत्री होगा? पूछे इनको, इनका कौन होगा प्रधानमंत्री? तो ये कोई खालिस्तान की बात नहीं, मेरा वादा आपसे। सर यहाँ से मैं, क्योंकि आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हैं, आप उसके खिलाफ काम करते हैं, तो मैं आपसे यहाँ से ये समझना चाहूँगी, ये खालिस्तान आखिर है क्या? खालिस्तानी सोच क्या है जो आज कहीं ना कहीं भारत में हो रहे किसान आंदोलन को हाईजैक कर रहा है? बात बिल्कुल आपको स्पष्ट कहूँ, मैं शरीर पे 14 बार बम्बो गोलियों के हमले झेले हैं, और कई 100 बार हमले हुए जो मुझे पता नहीं, जो रिकॉर्ड में नहीं है। पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए, खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, पहले की तरह बिट्टे की लाशों पे, हमारे टूटे हुए शरीर पे गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। मैं इन बदमाशों को, इन लुटेरों को जानता हूँ। सारे सिख खालिस्तानी नहीं है। ये चंद खालिस्तानियों को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन से खालिस्तान की बात करते हैं आप? 10,000 में अकेला, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, फिर गोविंद नाम कहलाऊँ। मैं अकेला और आप हजारों, मेरे से बहस कर लो। अगर मैं हार जाऊँ, चौराहे पे खड़े करके मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना, अगर खालिस्तान के मुद्दे पे हार जाऊँ। अगर आप हार जाएं, दोबारा खालिस्तान की बात ना करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ, खालिस्तान का ये मतलब है कि सारा सिख समाज हिंदुस्तान के कोने कोने में करोड़ों का, अरबों का व्यापार करता है। को ट्रक चलाता है, को कपड़े की फैक्ट्री चलाता है, रोजगार चलाता है, कि उनको लेके पंजाब में आ जाओ। और हम तो रोज़ गुरु महाराज के हमारे आगे अरदास होती है कि हमारे से दूर चले गए हुए गुरुद्वारा साहब हमें वापस मिले। रोज़ अरदास करते हैं। और आप चाहते हैं रकाबगंज साहब, आप चाहते हैं बंगला साहब, आप चाहते हैं शीशगंज साहब,
आप चाहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म स्थान पटना साहिब के अंदर, और आप चाहते हैं आखिरी उनका ज्योति जोत समाना जंगलों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर नंदेड़ साहब। आप चाहते हैं कि गुजरात के अंदर लखपत गुरु नानक देव जी महाराज का वो पवित्र स्थान कि वहाँ पासपोर्ट के जरिए जाए। आप ये चाहते हैं बदमाशों, खालिस्तानियों, आप सिख कौम के खिलाफ हैं या सिख कौम की पीठ पे छुरा मारते हैं? पहले तो ननकाना साहब करतारपुर हम पासपोर्ट के जरिए जाते हैं। बड़ी मुश्किल से नरेंद्र मोदी जी ने मौत का कफन बांध करके हमें करतारपुर साहब का रास्ता हमारे लिए खुलवाया। एक तरफ पाकिस्तान सर्जिकल ऑपरेशन के बाद जंग की तैयारी में था, दूसरी तरफ हमने बड़ी मुश्किल के साथ करतारपुर साहब खोला। वो रात जागते रहे और हमारे श्रद्धालु गुरु महाराज के चरणों में, नानक देव जी महाराज के चरणों में करतारपुर साहब जाते रहे। वो खालिस्तानियों, तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं करूं, मेरे से आके बात करो, बहस करो, मेरे चैनल पे दूर रह के बात कर लो, विदेशों में बात कर लो। खालिस्तान का मतलब समझाओ क्या है? कि पूरे हिंदुस्तान का सिख उठा के हम पंजाब ले जाएं और फिर वहाँ हमारे पास है क्या? हमारे आधे से ज़्यादा नौजवान लड़के लड़कियाँ विदेशों में, कनाडा, अमेरिका में चले गए, रोजगार करते हैं जी। और आधे से ज़्यादा आपने आपकी गलतियों से नशेड़ी बन गए। क्या दिया पंजाब को हमने? क्या दिया हमने पंजाब को? आतंकवाद दिया पंजाब को। 84 के दंगे दिए आपने हमको। खालिस्तान के नारे पे 84 के दंगे हुए ना। पंजाब के अंदर अगर 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम ना करते, 36,000 बेगुनाहों को ना ये मारते, बहनों के सुहाग ना उजाड़ते, खून की नदियां ना बहाते, इंदिरा गांधी को ना मारते, 84 के दंगे होते। 84 के दंगे बेकसूर सिख जो बेकसूर थे, जिनको खालिस्तान से कोई मतलब नहीं, आपकी गलतियों से गलों में टायर डाल डाल के उनको मार दिया गया। और पंजाब के अंदर वो नौजवान लड़के माओ के लाल 10th क्लास में पढ़ने वाले बाकू भाषण दे करके आपने AK-47 पकड़ा करके पंजाब में हिंदू भाइयों का कत्लेआम करा दिया और खुद नेतागिरी करते रहे। ये खालिस्तानियों, आपकी औकात, आपका ये सिख धर्म कहता है? हमारा सिख धर्म कहता है मजलूमों की रक्षा, और हमारे गुरुओं ने मजलूमों की रक्षा के लिए जीवन कुर्बान किया। जी सर, यहाँ से आपने एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात कही सर। 84 के दंगे क्यों हुए, किस तरीके से लोगों को बहलाया, फुसलाया, उनको बहकाया और ये दंगा करवाया। अब यहाँ से मैं ये सवाल करना चाहूँगी, किसान आंदोलन ये एक इनको प्लेटफॉर्म दे कौन रहा है? खालिस्तानी एजेंट को चलाने के लिए, अपना खालिस्तानी एजेंडा चलाने के लिए किसान आंदोलन का प्लेटफॉर्म इनको दे कौन रहा है? हमने भी अपनी ज़िंदगी में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हुए लाखों की रैलियां की हैं जी। ये लाल किला में 3.5 लाख 4 लाख की रैलियां भरी, बंगाल के अंदर 5-5 लाख की रैली की। हमने भी बड़े आंदोलन किए, हमने भी बड़े कार्यक्रम किए, पर हमारा कार्यक्रम तो को हाईजैक नहीं कर पाया ना जी। क्योंकि हमारी निगाह, हमारा दिमाग, आज तो लैपटॉप, कंप्यूटर है, आज तो फेसबुक है, उस वक्त तो कुछ नहीं था। हमने किया। आपके दिमाग कहाँ थे जब आपको पता है कि आपके आंदोलन के अंदर चीफ मिनिस्टर बेन सिंह के कातिल, आपके आंदोलन के अंदर बेगुनाहों के कातिल, आपके आंदोलन के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग, आपके आंदोलन के अंदर कई ऐसे लोग जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया, वो होर्डिंग लगे तो आपने क्यों नहीं रोका? आप आंदोलन को ख़त्म कर देते, कहते हम खुद शुरू दोबारा कर लेंगे। पर ये गलत लोग यहाँ आ चुके, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले घर घर अफजल पैदा करेंगे, भारत माँ तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, खालिस्तान जिंदाबाद। तो फिर जिम्मेवार लोगों की हिम्मत होनी चाहिए थी कि इनका मुकाबला करते। क्यों नहीं मुकाबला किया? वो मुकाबला ना करने के बाद जो ये हुआ, जो असली किसान भाई थे वो तो अपना शांतमयी आंदोलन करते रहे, ट्रैक्टरों पे जाते रहे, जो उनका रूट था। पर जो खालिस्तानी, जो गलत विचारधारा, जो पाकिस्तान ISI से चलते हुए, जब पन्नू जिसने कहा था लाल किले के झंडे का अपमान करूंगा, उनके करते हुए बैरिकेड तोड़ के लाल किला में घुस गए। तो कौन जिम्मेदार है? जिन्होंने आंदोलन शुरू किया उनका काम था इसको देखना, उनका काम था इनको चेक करना। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।